ना था, जैसा कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, इसका भी तात्पर्य क्या है, इसका भी थोड़ा बताइए। जो चंद्रशेखर जी का समर्थन था देवीलाल के पक्ष में। अच्छा। और वो नहीं चाहते थे कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और शरद जी बीपी सिंह काफ़ी करीब हो गए थे और जींद में एक रैली देवीलाल किए थे, नहीं करने वाले थे 9 अगस्त को। और बीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को मंच से ही घोषित कर दूंगा, कमीशन लागू, हाँ लागू करने की मैं घोषणा करूंगा। तो शरद जी ने कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये, शरद जी ने कहा कि तब तक देर हो जाएगी। तो फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई बीपी सिंह ने और 7 अगस्त को ही मंडल कमीशन लागू कर दिया। भाजपा वाले जो उस समय जनता दल में ही थे, उन लोगों ने पार्टी को तोड़ दिया। मतलब लागू होने के बाद ना, हाँ लागू तो हो गया था, तो उसके बाद ना टूटा पार्टी। घोषणा हुआ तो भाजपा के लोग राम मंदिर बनाने के लिए अपना मुद्दा अपना लिए और यहाँ पर इनका रथ रोका गया बिहार में। 7 अगस्त 90 को जब मंडल कमीशन लागू बीपी सिंह ने किया तो भाजपाइयों ने उसको काटने के लिए ये रथ उठाया, राम रथ, ताकि इस बात को अब चूंकि ताकि ओबीसी में बहुजनों में जागृति आ जाएगी, तो अब उनको धर्म के नाम पर सभी तो आ गया। हमारे बच्चे आईएएस कर जाते हैं। आईएएस का जो परीक्षा है हिंदुस्तान का कठिन परीक्षा है जी, लेकिन वही जब न्याय प्रणाली में जाने की बात आती है तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा है। ये तो थोड़ा बहुत हंसी भी आ रहा है उस गाना को सुनते हुए। एक गाना सुने थे हम लोग कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कोलकाता चली, तो कहीं ना कहीं तक गाना के माध्यम से गाना तो हम लोग सुनते हैं, गाना के तौर पर सुनते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चला कि कहीं ना कहीं तक इंटरनल कुछ मैटर है। का तरुआ बताइए सबके। जैसा कि हम सुनते हैं आज के समय में एक नारा होता है कि 100 शोषित है, 90 भाग हमारा है सब। ये क्या है, मंडल कमीशन कहीं ना कहीं तक लागू हुआ था। मंडल कमीशन के बारे में क्या कहते हैं? जगदेव बाबू के नारा। किनका? ये कौन सा? 100 में शोषित हमारा है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। और कैसे दो है, तो ये क्यों नारा था? ये नारा दिए थे शोषित समाज दल में थे और घोरी नारा रहे। देखिए जहाँ तक उनकी बात है जगदेव बाबू को, तो हम लोग से दूर की चीज़ है। पहले उनकी बेचारे की मृत्यु हो गई थी, हमको लगता है पहले ही मृत्यु हो गई थी, हम लोग राजनीति में आने के पहले। 74 में क्या? हाँ, हम लोग तो जेपी आंदोलन से राजनीति शुरू किया है। मतलब सभी लोग का जेपी आंदोलन से, जेपी आंदोलन से शुरू हम लोग राजनीति किया है। तो उस समय आज भी है कि मंडल कमीशन जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, रामोधेश बाबू हम लोग के एमपी जब हुए, तो हम लोग लड़ाई लड़े आरक्षण का। तो कर्पूरी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे। हम लोगों ने उनके समक्ष प्रदर्शन किए, गांधी मैदान में मीटिंग भी हुआ, उसमें जगजीवन बाबू भी आए थे हम लोग के पक्ष में कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उस समय वे मंत्री भी थे, कृषि मंत्री थे। तो आरक्षण हम लोग का वहीं 26% मिला। बाद में जब बीपी सिंह की जब सरकार बनी 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी केंद्र में, तो पहले बीपी मंडल आयोग एक ठो लागू हुआ था। अच्छा, उस मेथी को दबाने के लिए नहीं कोई बात होता है, आरक्षण को दबाने के लिए कि चलिए हम एक ठो आयोग बना देते हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगा वही आयोग दिखेगा। पहले काका कालेलकर आयोग था, 1948 में काका कालेलकर आयोग था, काका कालेलकर, हाँ, उस समय वहाँ के चेयरमैन थे आयोग के। उन्होंने अपना रिपोर्ट लिखी थी, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। और उसको दबाने के लिए बीपी मंडल जो कांग्रेसी थे मूल रूप से, और ये बिहार के मुख्यमंत्री भी थे कुछ दिन के लिए, तो उनके नाम पर एक आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके अध्यक्ष बनाए गए बीपी मंडल। तो जब 89 में जब ये बीपी सिंह की सरकार बनी, तो शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश जी, जितने भी यहाँ के
बिहार के जो नेता थे बैकवर्डों के, इन लोगों ने मांग किया कि हमारा जो मंडल कमीशन है जो लागू किया। मैंने कहा था उस समय सुना जाता है कि लगभग 8-10 राज्य में सभी लोग का एकजुटता हुआ था उस समय सरकार के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में तो हम लोग थे ही। हम लोग तो पैदा ऐसे हुआ है कांग्रेस के खिलाफ में। तो जब जब इनका बीपी सिंह की सरकार बना, लालू जी यहाँ के जब नेता बने, विपक्ष के नेता यही थे। तो मांग एमपी थे उस समय, शायद थी शरद जी थे वहाँ पर। शरद जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश जी वगैरह लोग लड़ाई लड़े कि नहीं हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। उसी समय यहाँ से आवाज़ उठा, बिहार से आवाज़ उठा। हाँ, बिहार से आवाज़ उठा। हाँ, उसी समय भाजपा के द्वारा, उस समय भाजपा भी उसी जनता दल की सरकार में थी, कांग्रेस के विरोध में थी। कांग्रेस के विरोध में थी। भाजपा के साथ मतलब आप लोग फिर मिले। मतलब चुनाव हम लोग लड़े थे। विपक्ष में तो भाजपा ही ना था उस समय। ना उस समय कांग्रेस विपक्ष में था। अच्छा, कांग्रेस विपक्ष में था। भाजपा के जब सरकार आई था ना 1989 में जो सरकार हम लोग, उस समय भाजपा नहीं था। भाजपा नहीं था, भाजपा था जो मर्ज हो गया था जनता दल में। लेकिन उन लोगों का 2 सदस्य था, एक जनता दल का था और एक आरएसएस का था। तो मिलना पड़ा फिर, मतलब आरएसएस और बीजेपी में मिलना पड़ा आप लोग। वो लोग हम लोग में आए जनता दल की सरकार, जनता दल के नाम पर मंडल कमीशन लागू करने के लिए। हाँ, मंडल कमीशन को लागू करने के लिए नहीं, जनता दल की सरकार बनी। इसके नेता बने बीपी सिंह। बीपी सिंह के नाम पर ही हम लोग चुनाव लड़े। तो बीपी सिंह पर दबाव पड़ा। बीपी सिंह पर जब दबाव पड़ा, मुलायम सिंह थे, जैसे लालू यादव थे, उधर से मुलायम सिंह थे, पासवान जी थे, और भी कई दूसरे शरद यादव जी थे, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री। हाँ, कि आरक्षण लागू होना चाहिए। तो इस आरक्षण को दबाने के लिए भाजपा वाले जो उस समय जनता दल में ही थे, उन लोगों ने पार्टी को तोड़ दिया। मतलब लागू होने के बाद ना? हाँ, लागू तो हो गया था, तो उसके बाद ना टूटा पार्टी। जब घोषणा हुआ तो भाजपा के लोग राम मंदिर बनाने के लिए अपना मुद्दा अपना लिए। और यहाँ पर इनका रथ रोका गया बिहार में, अडवाणी जी का। कहाँ रोका गया था? वो मसानजोर समस्तीपुर में, मसानजोर। हाँ, वहीं पर उनके रथ को रोका गया, लालू जी ने रोका। मसानजोर जेल में उनको था, वहाँ एक उनको गेस्ट हाउस में बनाकर डाल दिया गया। हाँ, जो कि उस समय आर.के. सिंह आईएएस थे, वहीं शायद वो किए हुए। उस समय, आज के समय में जो है आर.के. सिंह अभी मंत्री केंद्र में बने हुए भाजपा के साथ। मंत्री के उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे, तो जो प्रशासन कहेगा, सरकार कहेगा, वो तो उनको मानना है। आज भले अपने रिटायर हो गए, स्वतंत्र है, भाजपा में चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो तो उनका विचार है। तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिखर गया पार्टी सब। हाँ, फिर पार्टी बिखर गया। फिर सत्ता में कांग्रेस आ गई। फिर कांग्रेस आ गया 93 में। हाँ, कांग्रेस आ गया। और हम लोग रामलखन बाबू, हम लोग वहाँ से 90 में चुनाव हुआ था, शायद एमपी थे आरा से, लोकसभा से लड़े थे, सुखदेव सिंह के खिलाफ लड़े थे। और वो 57-58 हज़ार वोट से जीते भी थे। बहुत एक रामलखन सिंह यादव और सुखदेव सिंह जो कोल माफिया थे, उनके वो थे उम्मीदवार। और एक ये थे कोल माफिया। हाँ, कोयला का, जो धनबाद में था इनका ये पूरा। तो लड़े थे, अब रामलखन सिंह जीते थे। वो जो बात है 90 में, जब 7 अगस्त 90 को जब मंडल कमीशन लागू बीपी सिंह ने किया, तो भाजपाइयों ने उसको काटने के लिए ये रथ उठाया, राम रथ, ताकि इस बात को अब चूंकि ताकि ओबीसी में बहुजनों में जागृति आ जाएगी, तो अब उनको धर्म के नाम पर सभी तो आगे आ ही जाएंगे, हमारे साथ डाइवर्ट कर दीजिए धर्म के नाम पर। तो हमारी तरक्की को रोकने के लिए उन्होंने राम रथ उठाया। उनका उद्देश्य कतई नहीं था कि पिछड़े उभरे। और मंडल कमीशन की कहानी भैया ने बताया ही। तो 1980 में मंडल कमीशन बना, 77 में जेपी की सरकार बनी। तो राम अवधेश बाबू जैसे लोगों की भूमिका थी उस वक्त कि पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाए। आरक्षण मिला था। तब इंदिरा गांधी ने मंच 26%, मंडल कमीशन में 26% मिला था। नहीं, 27%। तो इंदिरा जी ने राजनीतिक मजबूरी में कहा था कि मैं एक आयोग बनाऊंगा जो पिछड़ों से संबंधित होगा। तो 80 में इंदिरा जी जीत गई पुनः, तो वही मंडल के नाम पर बना। और इंदिरा गांधी की 84 में हत्या हो गई। तो हत्या के पूर्व तक इंदिरा गांधी ने उस कमीशन पर कोई
ध्यान देने तक काम नहीं किया। और फिर आगे की कहानी भैया ने बताया ही, बीपीसी ने उसको ये किया, तो उसके भी पीछे भी एक कहानी है। रामविलास जी और शरद जी की अहम भूमिका है उसमें, जहाँ तक मैं जानता हूँ कमीशन में। हाँ, जहाँ मैंने, चूंकि मेरा रिसर्च ही इसी पर है, क्षेत्रीय दलों पर ही है, तो बीपी सिंह में और देवीलाल में ठन गया सत्ता को, दो संघर्ष हुआ दोनों में बीच में, और चंद्रशेखर जी का समर्थन था देवीलाल के पक्ष में। और वो नहीं चाहते थे कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और शरद जी बीपी सिंह के काफ़ी करीब हो गए थे, और जींद में एक रैली देवीलाल किए थे, नहीं करने वाले थे 9 अगस्त को। और बीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को मंच से ही घोषित कर दूंगा, कमीशन लागू, हाँ, लागू करने की मैं घोषणा करूंगा। तो शरद जी ने कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये, शरद जी ने कहा कि तब तक देर हो जाएगी। तो फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई बीपी सिंह ने, और 7 अगस्त को ही मंडल कमीशन लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब ये जिंद में रैली हो जाएगी आप कीजिएगा, तब तक मुद्दा कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और इन लोगों ने तो उसके बाद देखिए पूरे भारत में पिछड़ों में उभार आ गया मंडल कमीशन। वही मंडल कमीशन मतलब आया तो सभी पिछड़ा जो है आगे आ गए ना। भारत की राजनीति ही बदल गई। कितना पिछड़ा बदला अलग बात है, लेकिन भारत की राजनीति जरूर बदल गई। आज सब जगह पिछड़े दिख रहे हैं मुख्यमंत्री, आप देख लीजिए। फिर भी मतलब उस समय के जो आज के समय जो पिछड़े वर्ग जो है अब आगे जो आ रहे हैं, फिर भी कटाक्ष करते हैं लालू यादव को, क्या रामविलास पासवान जी को कटाक्ष करते हैं, शरद यादव जी को कटाक्ष करते हैं, कहीं तक जाति को देख कर कटाक्ष करते हैं, फिर आगे बढ़ गए इसलिए छोड़ देते हैं। फिर हाँ, क्या होता है? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब से देश आज़ाद हुआ है तो जो पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, उसको दबाने के लिए हमेशा वे जो 10% जो कहते हैं हमेशा हावी रहे। क्योंकि 90 के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं था उस समय। तो उसी, अब ये लोग किस जाति के हैं, किस वर्ग से आते हैं, जिनके खिलाफ कोई ना कोई चुनना पड़ेगा ना नारा जी, कि कौन सा नारा इन लोगों पर सटीक बैठेगा, कैसे ये लोग दबेंगे। शुरू से इन लोग का वही राजनीति है। आज चलिए जाकर देखा जाए, लोकतंत्र के 4 प्रहरी हैं, 4 ना है जी। आज न्यायपालिका क्या कर रहा है? न्यायपालिका में कौन लोग बैठे हैं? हमारे बच्चे आईएएस कर जाते हैं। आईएएस का जो परीक्षा है हिंदुस्तान का कठिन परीक्षा है जी, लेकिन वही जब न्याय प्रणाली में जाने की बात आती है तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा है। ये तो जज का बेटा ही जज बनेगा। संविधान में भी तो इसमें ये बदलाव लाया गया था कुछ दिन पहले भी, कि ये जो है जो इसका न्यायपालिका में और भी जो लोग हैं उसमें मतलब राष्ट्रपति का भी चुनाव करने वाले हैं, तो जो जीत कर पार्टी आई है वो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगी उसमें ना। कहाँ है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया? तो भाई चुने हुए सांसद ही करते हैं और राज्य के विधायक लोग वोट करते हैं। न्यायपालिका के बात वो तो अलग चीज है। देखिए सर, जज का बेटा ही नहीं, ये जो है ना, जो आपको क्या कहते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके चयन में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष जो सदन में लोकसभा में, ये तीनों लोग उसको चुनेंगे। जहाँ तक बात है, कोलेजियम सिस्टम आया था 2006 में, और उस वक्त कांग्रेस के दबाव में, चूंकि महागठबंधन की सरकार तो थी दिल्ली में, लालू जी भी थे, लेकिन कांग्रेसियों का बोलबाला था, तो कपिल सिब्बल साहब ला मंत्री थे, उन्होंने कोलेजियम लाया। और कोलेजियम में अब इससे बड़ा जातिवाद क्या हो सकता है? भैया ने ठीक ही कहा, उससे बढ़िया जातिवाद क्या हो सकता है कि जज का ही बेटा जज। और नेताओं पर लोग आरोप लगाते हैं कि परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, और वहाँ तो आपके लिए हमारे लिए दरवाजा ही नहीं कि हम कभी जज बन पाएँ वहाँ और कुछ कर पाएँ। अब मान लीजिए 10 बरस हम वकालत कहीं करेंगे हाई कोर्ट में, तो जज तो बनने की क्राइटेरिया हमारे पास आ गई, लेकिन चयन कौन कर रहा है हमारा? चयन कौन कर रहा है? सही बात बोले। कहीं ना कहीं तक सत्ता में जो बैठे रहेंगे वही चयन करेंगे। तो जो कोलेजियम है, जो जज ही तय करेंगे कौन जज बनेगा, किसको हम कहाँ भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है न्याय कहाँ से मिलेगा? तो जातिवाद तो असल में वहाँ है, लेकिन कोई उस पर उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि ना हम मीडिया में हैं, ना हम ब्यूरोक्रेसी में हैं, थोड़ा मोड़ा है तो स्टेट में आए हैं अभी। सबसे बड़ी बात है, हम अपने आपके माध्यम से मैं कहूँगा, अपने बच्चों से भी, जो हमसे बाद वाली पीढ़ी के लोग हैं, खूब पढ़िए, प्रोफेसर बनिए, लॉ ग्रेजुएट हुई, वकील बनिए, और अफसर तो बनिए ही बनिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए, नेता बनने के लिए बेचैन मत रहिए। राजनीति से ज़्यादा जरूरी है ब्यूरोक्रेसी में जाना, प्रोफेसर बनना और वकील बनना, तब आपको सही अर्थों में, और पत्रकार बनना, तभी जाकर सही अर्थों में न्याय हम लोगों को मिल पाएगा। हम लोग उस मामले में चुके हुए हैं।
अंत में एक सवाल आखिरी है बचा हुआ है, जो कि हम आज के समय में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो सत्ता में बैठी हुई है जो सरकार है, CBI, IT और बहुत सारे ऐसे जो है बड़े बड़े जो है उसका यूज कर रही है। कहीं ना कहीं तक जो भी विपक्ष में बैठे हैं, जिनके पास पैसा है या फिर भी धन दौलत है, उनके खिलाफ वर्क करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं तक कांग्रेस भी इस तरह से कार्य करती थी क्या पहले? सही बात है, करती थी कांग्रेस, लेकिन उस समय कम था उस समय भी, लेकिन कम था। लेकिन ये जो बीजेपी वालों लोग ने है, एक तरह से इंदिरा गांधी 75 में इमरजेंसी लागू की थी, तो कहीं ना कहीं तक घोषित रूप से, हाँ, लिखित। लेकिन आज जो है सरकार बचाने के लिए ना, हाँ, सरकार बचाने के लिए, कहने का सीट अपना बचाने के लिए चुनाव हार गई थी, हाँ, कोर्ट से, हाँ, राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गई थी। लेकिन आज अघोषित रूप से, उस समय घोषित रूप था, आज अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू है और गरीबों का जो आवाज़ है, जो बोलेगा उसको CBI द्वारा, ED द्वारा, जो भी उसका तरीका है, जो तोता कहा जाता है, पहले कहा जाता था तोता, CBI वाले को हम लोग तोता कहते थे कि ये सरकार का तोता है। लेकिन आज CBI ही नहीं, एक ED, इनकम टैक्स, जो भी है खुले रूप से, उस समय तो कुछ था, हाँ, पर्दा था, पर्दे के अंदर सब होता था, पर्दा के था, लेकिन आज तो एकदम माने पानी जो है, क्या बोला जाए कि बस सर के ऊपर से गुजर रहा है, और CBI और ED और इनकम टैक्स। अच्छा, एक गाना हम लोग सुनते हैं, थोड़ा बहुत हंसी भी आ रहा है उस गाना को सुनते हुए। एक गाना सुने थे हम लोग कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कोलकाता चली, तो कहीं ना कहीं तक गाना के माध्यम से गाना तो हम लोग सुनते हैं, गाना के तौर पर सुनते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चला कि कहीं ना कहीं तक इंटरनल कुछ मैटर है। का तरुआ बताइए सबके मैटर में क्या इंटरनल मैटर बा, हाँ, कि देख उ चिनरिया में धाका लागल, कलकत्ता पहुंच गलन, ये बताइए। देखिए, वो उस वक्त एक दौर था, पूर्वी जो आप कह रहे हैं, हाँ, हम लोगों के दौर में तो ये कम पड़ गया था, भैया लोग के दौर में ज़्यादा था। पूर्वी के नाम से गाना जाना जाता था। पूर्वी कलकत्ता चूँकि पूर्व में है, बंगाल पूर्व में हम लोगों से, तो कलकत्ता पहले बहुत बड़ा था, हाँ, औद्योगिक क्षेत्र था, हब था। तो लोग इधर से लेबर का काम, सभी लोग कलकत्ता जाते थे, और पहले बम्बे और गुजरात आज की तरह लोग नहीं जाते थे। तो इसलिए एक नायिका जो गांव में रहती थी, तो जब आप शादी होगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो दुल्हनिया का धाका का आशय यही है, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कलकत्ता चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको, पैसा कमाने के लिए आपको कलकत्ता की ओर जाना पड़ेगा। तो वो आशय वही है कि पैसे कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए वो कलकत्ता जाना पड़ेगा। एक और गाना था जैसा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इसका भी तात्पर्य क्या है, इसका भी थोड़ा बताइए। वो जो 77 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, इंदिरा गांधी वहाँ से चुनाव लड़ी, बरेली से, हाँ, चुनाव हार गई, तो वही गाना चला कि झुमका गिरा रे बरेली जो सीट था वो कभी हारती नहीं थी वहाँ से, लेकिन वहाँ से हार गई। इसके हारने के बाद वो गाना निकला कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यही तात्पर्य है गाना का। और चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे भी, और सर आपसे भी। और कहने का तक सेहत जो है सर का थोड़ा डाउन है, इसी की वजह से सही बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा लगा बात करके, हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देनी है, इतना देरी से बैठल रहे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे नौजवान पत्रकारों को बधाई, और मैं कहूँगा कि इस किस्म की पत्रकारिता आप लोग जारी रखें, और ऐसे ऐसे लोगों को जो काशी जैसे लोग हैं, परुण जैसे लोग हैं, उनको चुन कर आप मेन स्ट्रीम की मीडिया में पहुँचाएँ आपके माध्यम से। जी सर, बहुत अच्छा लगता है, और आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। और इस तरह से जो कि हम दिखाने का जो कि कोशिश कर रहे थे, और हम भोजपुर ज़िले के हसन बाज़ार के पास में हम लोग मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं तक जिस तरह से हम लोग बात किए, और जो कि सर भी मौजूद थे, और पूर्व जो कि जिला परिषद मौजूद थे प्रमोद सिंह, और काशीनाथ यादव जी भी थे यहाँ पर, और काफ़ी प्रखर नेता भी माने जाते थे, लेकिन आज के समय में थोड़ा सेहत जो है डाउन है, और बहुत सारे ऐसे सवाल जो है हम लोग सवाल दागा भी, और इस तरह से सरकार के माध्यम से भी कांग्रेस बीजेपी जितने भी सरकार हैं, और खास करके लालू यादव के बारे में भी जाना, किस तरह से संबंध था, और किस तरह से यहाँ से टिकट चुनाव भी लड़ रहे थे, और किस तरह से लालू यादव के समर्पित भी थे। लेकिन आज के समय में जो है दर दर के ठोकरे खाने को मिल रहा है, और जो कि नेता लोग हैं, जो नेता आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ ही गए हैं, जो पीछे के जो समाज के जो प्रखर जो है तो रहते थे पहले उस समय, उनको पीछे छोड़ दिया गया है, उनको ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से हम लोग जानने के लिए आए थे हम काशीनाथ यादव जी के पास, और इस तरह से आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।